हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज ऑफ मोशन के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या कंसेप्ट हमने स्टडी की फोर्स की कंसेप्ट स्टडी की। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और उससे क्या करेंगे? फोर्स को डिफाइन, लॉज ऑफ मोशन से फोर्स के इफेक्ट को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखिए, अब इसमें क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है वो हम स्टडी करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, देखिए, अगर हम क्या जानते हैं? अगर ये देखिए, ये क्या है? टेनिस बॉल है एंड ये क्या है? क्रिकेट बॉल। ठीक है, टेनिस टेनिस बॉल। ठीक है, और ये क्या, किसका बॉल है? क्रिकेट बॉल है। अगर देखिए, ये दोनों बॉल को एट ए टाइम या फिर इन दोनों बॉल को किसी इंसान की तरफ हमने थ्रो किया, तो कौन से किस बॉल को हम इजीली कैच कर सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, अगर टेनिस बॉल को हमने कैच किया तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना हमने अगर क्रिकेट बॉल को कैच किया, तो हमारे हैंड पर क्या हो जाएगा? बहुत हार्ड हार्ड वो क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। क्योंकि क्या है, इसका टेनिस बॉल का क्या है? मास लेस है किससे? क्रिकेट बॉल से। क्या है यहाँ पर? मास मास क्या है? ग्रेटर है। हमारे हैंड को क्या कर सकता है? हैमर करता है। ये क्रिकेट बॉल क्या करता है? हैमर करता है। वो बहुत जोर से हमारे हैंड को लगता है वो, एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। ठीक है, ये इसमें क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास क्या है? ग्रेटर है देन टेनिस बॉल से। और देखिए, अगर हम सेकेंड एक और एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या की? गन से क्या की? बुलेट को फायर किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? फोकस है, जहाँ पर हमें क्या करना है? इस बुलेट को क्या करना है? फायर करना है या एंड पेनिट्रेट करना है फ्रॉम द वुडन बॉक्स। ठीक है, या फिर बॉल ब्लॉक कहिए। ठीक है, अगर हमने गन से फायर किया, गन से इस बुलेट को फायर किया, तो ये जो बुलेट है ये क्या हो जाएगी? इस ब्लॉक से पेनिट्रेट हो जाएगी या फिर पास हो जाएगी। ठीक है, अगर यही बुलेट, अगर हम इस ब्लॉक को हमारे हैंड से थ्रो करेंगे, तो ये इस ब्लॉक को क्या कर नहीं पाएगी? पास नहीं कर पाएगी या फिर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस गन। जो बुलेट गन से फायर हुई है, उसकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू हमने हैंड से जो बुलेट को थ्रो किया था उससे ज़्यादा है। तो इसीलिए ये गन से फायर की हुई बुलेट इस वुडन ब्लॉक से क्या हो जाएगी? पेनिट्रेट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फोर्स या फिर ये क्यों होता है? वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, अब देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है? इस एग्जाम्पल से द इफेक्ट, मतलब the above examples show that when a moving body collides with obstacles, the effect produced depend upon mass and velocity of the moving body. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस किसका था? मास का। और यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी का। तो इफेक्ट क्या है? किस किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे। ठीक है, इफेक्ट क्या है? टोटल इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी से। Thus, body possesses some property which depends upon its mass and velocity, and this property is called the momentum of the body. मतलब जो बॉडी जो है किससे पोसेस करती है? मास एंड वेलोसिटी से। और इस प्रॉपर्टी के, बॉडी के इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम। ठीक है, अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है डेफिनेशन? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी का मास, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी।
ठीक है। अब देखिए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंटा। मोमेंटा कितने टाइप के हैं? मोमेंटा 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है? लीनियर मोमेंटा, लीनियर मोमेंटम। एंड सेकेंड क्या है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए, यहाँ पर मोमेंटा के कितने टाइप से? 2 टाइप से। देखिए, लीनियर मोमेंटा कब होता है? लीनियर 2 टाइप्स की मोमेंटा है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कब होता है? लीनियर मोशन में होता है, जब बॉडी क्या हो? लीनियर मोशन में हो। एंड एंगुलर मोमेंटम कब होता है? जब बॉडी क्या हो? रोटेशनल मोशन में हो, बॉडी क्या हो? रोटेशनल मोशन में हो। ठीक है। तो देखिए, अब देखिए क्या है मोमेंटम। हमने समझ लिया क्या है। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद मोमेंटम कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किससे मिलता है? लीनियर मोशन से मिलता है, जब बॉडी क्या हो? लीनियर मोशन में हो, तब हमें लीनियर मोमेंटम मिलता है। एंड एंगुलर मोमेंटम कब मिलता है? जब बॉडी क्या हो? रोटेशनल मोशन में हो। इस चैप्टर में हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? लीनियर मोशन एंड लीनियर मोमेंटम को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है। मोमेंटम को ही हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है? मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है। अब देखिए, ये तो क्या हो गया? मोमेंटम। अब यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। एंड अल्सो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अल्सो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? फर्स्ट क्या इसकी प्रॉपर्टी? मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी के डायरेक्शन। मोमेंटम की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होती है? मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अब देखिए, एसआई यूनिट। अब मोमेंटम का एसआई यूनिट कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में दी जाती है? मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट, मास सीजीएस में कितना दिया जाता है? ग्राम में। ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। किसका? मोमेंटम का। अब इसके बाद डायमेंशंस। ठीक है। अब देखिए, मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो हमें क्या करना है? अब डायमेंशंस निकालने हैं। किसके? मोमेंटम के। तो मास के क्या है? m1 l0 t0 इंटू वेलोसिटी की क्या है? m0 l1 t-1। ठीक है, ये क्या हो गए? मास एंड वेलोसिटी के डायमेंशंस हो गए। सिमिलरली अब इससे हम क्या करेंगे? मोमेंटम के डायमेंशंस लिखेंगे। क्या आ जाएंगे? m(1 + 0) मतलब m1, l(0 + l(1), l(1), t(0 + t(-1) मतलब t(-1). तो ये क्या हो गए? मोमेंटम के डायमेंशंस हो गए। तो इसमें हमने क्या किया? मोमेंटम के प्रॉपर्टीज देखे। क्या क्या देखिए? मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसके बाद मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वो किस डायरेक्शन में दी जाती है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में दी जाती है। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। देन सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद मोमेंटम का डायमेंशंस हमने देखे। तो वो क्या है? उससे किससे कैसे निकाले हमने? मास एंड वेलोसिटी से। वो क्या आ जाता है? m(1 l1 t(-1). ये क्या हो गए? डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। और इस मोमेंटम से ही हम क्या करते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है। अब हम वो स्टेटमेंट देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का।
देखिए, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes place in the direction of the force acts. ठीक है, यहाँ पर क्या है? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, जो फोर्स उस बॉडी पे एक्ट होता है उस क्या है, उस फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये क्या है? मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? जो फोर्स की डायरेक्शन है वही क्या है? उस मोमेंटम की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए, सपोज एनी बॉडी का मास क्या है? यम है। लेट अस कंसिडर एनी बॉडी विच हैज अ मास इज इक्वल टू एम। ठीक है, एंड दिस बॉडी मूविंग विथ velocity initial velocity is equal to u bar subjected to a force f bar। फोर्स क्या है? जो फोर्स उस बॉडी पे एक्ट होता है वो क्या है? एफ बार है। एंड देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, और उसकी क्या वैल्यू हम लेंगे? एफ बार लेंगे। ठीक है, लेट लेट वेलोसिटी वी बार, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी बार। लेट वी बार बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर टाइम टी, या फिर फाइनल वेलोसिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड देन अब देखिए, ये क्या है? मास यम, किसी भी बॉडी का मास यम, इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या है? एफ बार, एंड फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगी? वी बार हो जाएगी। इसके बाद हम मोमेंटम कैसे लिखते हैं? हम मोमेंटम क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम फर्स्ट फाइनल इनिशियल मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। तो मास तो एज इट इज रहेगा, फाइनल एंड इनिशियल में बॉडी का मास सेम रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? यम यू वन बार, यम यू बार। ठीक है, एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू यम वी बार। ठीक है, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? यम वी बार। ठीक है, अब देखिए, हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें निकालना है। लेकिन उसके पहले चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं हम? चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकाली है हमने? फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू निकाली है। क्या है इसकी वैल्यू? फाइनल मोमेंटम क्या है? यम वी बार माइनस इनिशियल मोमेंटम यम यू बार। तो हमने यहाँ पर क्या क्या करना है? यम को हमने ठीक है, अगर हम इसे बाद में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हम थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पर? स्टेटमेंट देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है, इसके बाद हमने एक बॉडी कंसिडर की, उसका मास यम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स एफ है, एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी वी है। उसके बाद हमने क्या किया? इनिशियल मोमेंटम निकाला। कैसे निकाला? इनिशियल वेलोसिटी से निकाला। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू यम यू बार। देन फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? यम वी बार, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी बार है। ठीक है, देन हमें इन स्टेटमेंट में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने से पहले हमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है किसी भी बॉडी का। तो हम क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को निकालेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसकी वैल्यू तो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 से निकाली है। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू यम वी बार माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस यम यू बार। इसके बाद हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। ये मैं क्या करती हूँ? क्लीन करती हूँ।
देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। जैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बार अपॉन डी टी। क्या है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है, यम वी बार माइनस यम यू बार। उस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, यम वी बार माइनस यम यू बार अपॉन टाइम हमने क्या लिया है, टी लिया है। ठीक है, अब देखिए हम इस यम को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कॉमन वैल्यू है, तो अंदर क्या रह जाएगा, वी बार माइनस यू बार अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन। हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये वैल्यू किसकी है, एक्सेलरेशन की। ये तो हम जनरली जानते हैं, लेकिन इससे हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हम मतलब जिनको पता है वो इस पार्ट को स्किप करके आगे जा सकते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं कि एक्चुअली ये कैसे आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वी बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी। यहाँ पर क्या है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं, इम्प्लाइज दैट, देखिए ये वी बार, ये यू माइनस आ गया, यू बार इज इक्वल टू ए बार टी। हिंस यहाँ से ए बार की वैल्यू क्या आ जाती है, वी बार माइनस यू बार अपॉन टी। ठीक है, यही एक्सप्रेशन हमें क्या मिल गया, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की। हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाता है, यम इंटू ए बार, विच इज द ए बार इज, ए बार क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या किया हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, और कैसे निकाला, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम से निकाला, और यहाँ पर कैलकुलेशन किया, यम को कॉमन निकाला, वी बार माइनस यू बार अपॉन टी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। एंड देन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या जानते हैं हम, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम क्या जानते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या जानते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है, क्या है, यम ए बार। हिंस फोर्स एफ बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम ए बार। क्यों, न्यूटन्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम ए बार। क्या है, यम ए बार क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब हमें ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना है। तो हेंस एफ बार इज इक्वल टू के यम ए बार। यहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें इसे रिड्यूस करना है। इसे रिड्यूस कैसे करेंगे, इस फोर्स को या फिर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, जो अदर वैल्यूज़ है उन्हें हम यूनिटी लेंगे, और क्या करेंगे, इस के को क्या करेंगे, रिड्यूस टू यूनिटी करेंगे। कैसे करेंगे, यूनिट फोर्स लेंगे। यूनिट फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, जब यूनिट एक्सेलरेशन एंड यूनिट मास प्रोड्यूस हो। तो यूनिट फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, जब मास यूनिट हो 1 kg हो, या फिर कुछ भी किसी भी यूनिट में मास 1 हो एंड एक्सेलरेशन क्या हो, 1 हो, तभी फोर्स क्या होगा, 1 होगा। तो हेंस
फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या ली हमने 1 इज इक्वल टू के इंटू मास कितना लिया 1 एंड एक्सेलरेशन कितना लिया 1 लिया। तो हेंस यहाँ से क्या मिल जाता है हमें k इज इक्वल टू 1। हेंस ऑलवेज हम क्या करते हैं फोर्स क्या लेते हैं हेंस F इज इक्वल टू या फिर F बार इज इक्वल टू m a बार। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमने रिड्यूस की टू क्या की यूनिटी से हमने क्या की रिड्यूस की। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया फोर्स मिल गया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब हम क्या करेंगे फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो इससे इससे क्या है, इससे हम क्या जानते हैं कि SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन या फिर हम कैसे लिख सकते, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया न्यूटन। देखिए द फोर्स 1 न्यूटन इज that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। देखिए जब हम यहाँ पर क्या है F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर क्या है F हम क्या जानते हैं फोर्स F बार इज इक्वल टू एम ए बार। देखिए अब हमें जब क्या चाहिए फोर्स 1 कब होगा, फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, 1 न्यूटन फोर्स कब होगा जब मास 1 kg होगा एंड एक्सेलरेशन क्या होगा 1 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब हमें 1 न्यूटन फोर्स कब मिलेगा जब मास 1 kg होगा एंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये क्या है फोर्स मिलेगा इन SI यूनिट में। SI यूनिट में क्या है न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है। उसके बाद CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या है डाइन है। डाइन कैसे, अब देखिए वन डाइन फोर्स कब प्रोड्यूस होगा जब 1 ग्राम मास इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तभी क्या होगा 1 डाइन फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डाइन। तो क्या है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमने SI यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन एंड CGS यूनिट डाइन। रिलेशन बिटवीन देम इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है डायमेंशंस ऑफ फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखिए हम फोर्स कैसे लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए मास कैसे लिख सकते हैं m1 L⁻⁴ T⁻⁴ इंटू एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं m0 L1 T⁻⁻²। हेंस यहाँ पर फोर्स का क्या आ सकता है डायमेंशंस m⁻⁴ + 0 मतलब m⁻⁴, L⁻⁴ + 1 मतलब 1, T⁻⁻² मतलब -2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। क्या है डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 L1 T⁻⁻²। अब देखिए ये आपको इसका प्रूफ आपको देखना है। 11th में होगा 12th में किसी भी बुक में होगा, आपको देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने ये प्रूफ देखा कि नहीं, स्टडी किया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है हम यहाँ पर हमने फोर्स की कंसेप्ट देख ली वो कैसे आती है। अब हम लास्ट पॉइंट स्टडी करेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स। हम क्या स्टडी करने वाले हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। ये क्या होता है एक सीधा सा छोटा सा ये क्या है कंसेप्ट है। देखिए इम्पल्स ऑफ फोर्स, अगर यहाँ पर मेरा नेल है और अभी के लिए यहाँ पर एक स्टोन गिरा, बड़ा स्टोन गिरा, तो मुझे जो दर्द होगा वो क्या होगा इम्पल्सिव फोर्स होगा। लेकिन इस केस में हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर फोर्स एंड क्या है टाइम को मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी मतलब हमारे आप
कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद एक सेकेंड एग्जांपल अगर हमने लिया बैट एंड बॉल का, अगर बैट को क्या हुआ, बॉल स्ट्राइक होके निकल गया, तो उस वक्त का फोर्स और उस वक्त का टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एट ए, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज करके, या फिर जो अभी तक हमने देखा है प्रोसेस उससे। क्योंकि क्या है, यहाँ पर बहुत वेरी शॉर्ट टाइम होता है, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टाइम एंड फोर्स भी हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसे ही क्या कहते हैं, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स। ठीक है, क्या है, हम एक वेरी शॉर्ट टाइम का फोर्स एंड वो वेरी शॉर्ट टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो हम इम्पल्स को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स, देखिए इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या है, impulse of force is defined as the product of force and time for which force acts। तो impulse क्या है, product of force and time। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एफ बार इज इक्वल टू एम ए बार। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है। हम एक्सेलरेशन क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एम इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम जानते हैं, यू बार माइनस वी बार माइनस यू बार अपॉन टी। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, देखिए हेंस एफ बार, यहाँ पर देखिए ये टी है, ये हमें क्या निकालना है, इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड प्रोडक्ट, इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम क्या है, टी, एफ बार इंटू टी इज इक्वल टू एम, यहाँ पर वी बार माइनस यू बार अपॉन टी इंटू टी। ये क्या है, हमने बोथ साइड से टी को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या क्वांटिटी हो गई, इम्पल्स ऑफ फोर्स हो गई। हेंस एफ बार डॉट टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, इस टी को ये टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये टी को ये टी कैंसिल हो गया। हेंस क्या रह गया, यम वी बार माइनस यम यू बार। तो ये क्या है, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम। हेंस इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, हमें इम्पल्स मिल गया। तो सीधी बात है, इम्पल्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स क्या जानते हैं, एफ बार इज इक्वल टू एम ए बार, एंड एक ए बार क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एफ बार इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट वी बार माइनस यू बार अपॉन टी, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो हमें क्या चाहिए, इम्पल्स चाहिए। इम्पल्स क्या है, फोर्स इंटू टाइम, इसलिए हमने इस इक्वेशन को बोथ साइड को टी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो गया। हेंस एफ बार डॉट टी इज इक्वल टू एम वी बार माइनस एम यू बार। हेंस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, हमें क्या मिला, चेंज ऑफ मोमेंटम मिला, इम्पल्स। ठीक है, अब देखिए एसआई यूनिट, इम्पल्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या आ जाता है, न्यूटन सेकेंड। क्यों, यहाँ पर फोर्स इंटू टाइम है, तो फोर्स का क्या आ जाएगा, न्यूटन, एंड टाइम का सेकेंड। सिमिलरली राइट हैंड साइड को, राइट हैंड को साइड को क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या, ऐसा मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या आ जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम का। तो ऐसा यूनिट यहाँ पर दो आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट लेफ्ट हैंड साइड से सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा, डाइन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड से क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है, हमें डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। डायमेंशन कैसे, इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम,
अब देखिए इज इक्वल टू फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम, m1 L1 T⁻²⁻2 एंड टाइम कैसे लिख सकते हैं, m0 L0 T⁻1। देखिए यहाँ पर क्रॉस नहीं लेंगे हम, यहाँ पर मैंने गलती से इसके आगे पहले भी लिया है, आप उसे निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पल्स के डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं, m⁻1 + 0 मतलब m⁻1, L⁻1 प्लस L⁻0 मतलब L⁻1, T⁻² + 1 मतलब T⁻−1। और ये क्या है, ये क्या है, सिमिलर टू, दिस इम्पल्स इज सिमिलर टू, दिस डायमेंशन इज सिमिलर टू मोमेंटम। तो हमने क्या किया, इम्पल्स के एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड इम्पल्स के डायमेंशंस को स्टडी किया। अब आपको क्या करना है, ये पूरे टॉपिक को स्टडी करना है। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।